यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होंगी ना ज़ेलेंस्की ने। इजरायल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इजरायल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इजरायल में हजारों रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इजरायल के अंदर हमास की ऐसी आग फैली कि कुछ घंटों तक तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इजरायल हिल चुका है। यह हमला जमीन के रास्ते हुआ है। कटीले तारों की बाढ़ काटकर हमास इजरायल में घुस चुका है। मोटरसाइकिल पर सवार यह हमलावर अचानक इजरायल में घुस गए। यह हमला समंदर के रास्ते हुआ है। हमास की स्पीड बोट इजरायल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही है। यह हमला आसमान से हुआ है। ग्लाइडर की मदद से हमास का मिलिशिया इजरायल में किसी कमांडो की तरह उतर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 ये इजरायल और फिलिस्तीन की तारीख में ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा जिसके बाद वर्ल्ड वॉर की बात होने लगी है। हमास के कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. अभी की तस्वीरें क्या है ये आप इजरायल से आने वाले वीडियो को देखकर समझिए। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। हमले की शुरुआत कैसे हुई ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजरायल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इजरायल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इजरायल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये पिछले 50 वर्षों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायल के पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים והמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. इसलिए कहा जा सकता है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही। हमास की रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। इजरायल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इजरायल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इजरायल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इजरायल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है वहां इजरायल की सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इजरायल की सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की बहुत सी जमीन पर सेटलर्स को बसाया गया है और इसे लेकर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता गया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इजरायल की सेना पर जितना बड़ा हमला किया गया उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये इजरायल का मरकाबा टैंक है जो गाजा से लगे इजरायल के इलाके में खड़ा था और तभी उसको ऐसा टारगेट किया गया कि उसके पखच्चे उड़ने लगे। हमास के हमलावरों ने इस टैंक को एक हमले में जला दिया। हमास ने अपने हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार करके भी भेजे। हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर और फिर ये इजरायल के इलाकों में फैल गए। बाद में इजरायल से जो वीडियो आया उसमें आप ऐसे ही हमलावरों को एसयूवी पर सवार होकर जाते देख सकते हैं। लेकिन ग्राउंड अटैक से बड़ा तो हवाई अटैक हुआ है। हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं कि इजरायल गिन भी नहीं पाया। חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. ये इजरायल का रेहोट शहर है। यहाँ रॉकेट हमलों के बाद क्या हुआ देखिए कितना डरावना मंजर है। गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेट यहाँ आकर गिरे और फिर हर तरफ आग लग गई। ऐसा ही हाल इजरायल के कई और शहरों का भी हुआ है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं।
हमास ने 7,000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल पर चलाए हैं। 7,000 रॉकेट को रोकने में इजराइल पूरी तरह से फेल हो गया। एक तरह से उसका आयरन डोम सिस्टम एक्सपोज हो गया। הפצנו כרגע את הפלחודים למילואים באד-הוק, כל כיתות הכוננות יוצאים החוצה, חסימות בכל הערים. הנחיות לתושבים כרגע להסתגר בבתים, לנעול את הדלתות, דלת נעולה, אנשים לא ייכנסו לשם, אף אחד שלא יצא החוצה, כי במקביל יש את התקפת טילים. इससे पहले आयरन डोम ने रात में भी गाजा से फायर किए गए रॉकेट को रोककर खुद को साबित किया है। नेतन्याहू ने इस सिस्टम को गाजा और आसपास में तैनात किया हुआ है। उनको पूरा यकीन रहा है कि आयरन डोम किसी भी हमले से बचा सकता है और यही कहकर नेतन्याहू ने इस सिस्टम की पूरी दुनिया में मार्केटिंग भी की है। इसका एक नमूना देख लीजिए। यह सिस्टम रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर देता है। यह है कमाल आयरन डोम का। इससे पहले जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने रॉकेट से हमला किया है, आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी। यह ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है। यह मिसाइल को भी रोक सकता है, यह रॉकेट के हमलों को भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। इजरायल की यह हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम फेल साबित हुआ है और वो इस्तेमाल में बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें से 2 मिसाइल फायर की जाती है, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होती है। यानी एक रॉकेट जिसकी कीमत 1 लाख रुपए भी नहीं है, उसको रोकने के लिए इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है। 7,000 रॉकेट एक साथ मारे गए तो आयरन डोम भी फेल हो गया। आखिर वो कितने रॉकेट रोक सकता है? लिहाजा इजरायल में हुए रॉकेट धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजरायल पर जैसे ही हमलों की खबरें नेतन्याहू के दफ्तर पहुंची, उन्हें समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। इन धमाकों ने इजरायल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है। ये नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल है कि अब नेतन्याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे? לשלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. हमास ने इजरायल के कई सैनिकों को मार डाला है तो कई को बंधक भी बनाकर गाजा की तरफ ले गए हैं ताकि आगे चलकर इजरायल से कोई डील की जा सके। लेकिन इजरायल के लिए सबसे शर्म वाली बात यह है कि उसके बहुत से बड़े हथियार इस हमले को नहीं झेल पाए हैं। इसमें यह मरकावा टैंक भी है जो हमास के हमले में ढेर हो गया और फिर फिलिस्तीन के लोग उस पर चढ़ गए। ये इजरायल का ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक टैंक माना जाता रहा है, लेकिन हमास के एक हमले में ढेर हो गया। इजरायल का मरकाबा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। यह ऐसा टैंक है जिसे लेकर इजरायल ने फैसला किया है कि वो इसे कभी किसी देश को नहीं बेचेगा। जिस जलते हुए टैंक की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, उसी मरकाबा टैंक को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इजरायल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनी हुई हैं। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती है। इजरायल की भाषा हिब्रू में मरकाबा का मतलब होता है रथ, और अब इसी पर फिलिस्तीन के लोग सवार हैं। इजरायल की थल सेना का ये सबसे खतरनाक हथियार हमेशा इजरायल को बड़ी कामयाबी दिलाता आया है, लेकिन इस बार ये फेल हो गया। इजरायल ने अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू किया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। 1970 के दशक में बना मरकाबा 80 के दशक से ही इजरायल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी गन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। लेकिन जब हमास ने हमला किया तो ये टैंक जहां था वहीं खड़ा रह गया। दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है, ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। लेकिन हमास के हमले के बाद इस टैंक से इजरायली सैनिकों को मुर्दा हालत में बाहर निकाला गया। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है। ये एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इस टैंक को बचाने वाला बड़ा सिस्टम आयरन डोम की तरह ही नाकाम साबित हुआ। इजरायल के इस टैंक में अमेरिका के एब्रम्स टैंक वाली कई तकनीक जोड़ी गई है ताकि ये दुश्मन के अटैक से बच सके। ट्रॉफी एपीएस यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने के बाद इसकी डिफेंसिव पावर कई गुना बढ़ गई है। ये इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाता है। ये टेक्नोलॉजी अब आधुनिक टैंकों के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है। इसी टैंक के जरिए इजरायल अपने 4 बड़े दुश्मनों को रौंदने की ताकत रखता है और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहता है। इजरायल का पहला दुश्मन है फिलिस्तीन और उसके लड़ाके ग्रुप जैसे हमास, दूसरा है लेबनान और हिजबुल्लाह मिलिशिया, तीसरा है सीरिया और चौथा है ईरान, जिसे इजरायल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान भी खुद इजरायल को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है।
जब से इजराइल 1948 में कायम हुआ है, तब से अरब मुल्कों के साथ उसकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके रिश्ते सुधरने शुरू हुए। बहुत से अरब देशों और इजराइल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए हैं। इसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया और अरब देशों के बीच इजराइल की इमेज बिल्डिंग को एक नया लॉन्च पैड मिल गया। इसे पश्चिम एशिया में शांति करने का नया फॉर्मूला बताया गया। अब्राहम अकॉर्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की सुलह कराने में भी जुट गया। लेकिन हमास के हमले के बाद जो माहौल बना है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन अब इजराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत कर चुके हैं। फिर ऐसा लगने लगा कि पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के रिश्ते भी इजराइल से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और सऊदी अरब में दूरी फिर से बढ़ सकती है। हमास के हमले से पहले इजराइल अपने लिए बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब अरब मुल्कों से दोस्ती होगी तो उसकी राह आसान हो जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब ने जॉर्डन में अपने राजदूत को फिलिस्तीन का अनिवासी राजदूत करार दिया था। राजदूत को यरूशलेम में काउंसल जनरल के तौर पर भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। लगा कि इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की जो कोशिश पहले हुई है, उसमें सऊदी अरब ने एक नया पेंच फंसा दिया है, क्योंकि ये भी कहा गया कि यरूशलेम राजदूत के लिए राजनयिक बेस भी होगा। सऊदी अरब को मालूम था कि इजराइल की तरफ से इसका विरोध होगा और ऐसा हुआ भी। इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए यरूशलेम को राजनयिक बेस बनाने के विचार को खारिज कर दिया। इजराइल ने कहा कि सऊदी अरब के नए राजदूत फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां स्थायी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब अब इजराइल को लेकर नरमी दिखाने से बचेगा, यानी इजराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक रिश्ते फिलहाल फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझने तक कायम नहीं होंगे। ये बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी कहते आए हैं। हमास ने इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड में एक तरह से पलीता लगा दिया है। हमास के हमले इतने ज्यादा हुए कि इजराइल में 21 लोकेशन अचानक एक्टिव हो गई। हर लोकेशन पर हमास की हमलावर टुकड़ी मौजूद थी, लेकिन उनको ट्रैक करने में इजराइल को कई घंटों का वक्त लग गया। כמו שאתם מבינים, אנחנו נמצאים כרגע במצב מלחמה. אין פה שום הסבר אחר. התקפה רבתית באזור רצועת עזה ויישובי הדרום. יש לנו כרגע 21 מוקדים פעילים באזור הדרום. इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल इस हमले का बहुत बेदर्दी से बदला लेगा और वो हमास और उनके कमांडर्स को छोड़ेगा नहीं। अगले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बार हमास ने जिस डिग्री का हमला किया है, उसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है और उसके पास भी पूरी तरह बदला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।